नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम यादों के झरोकों से में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप जानते ही हैं कि हमारी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन देने में और एक सही मुकाम पर पहुंचाने में एक शिक्षक का कितना योगदान रहता है। तो ऐसी ही एक शिक्षिका हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल रीता बैनर्जी जी। रीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आमंत्रण के लिए शुक्रिया। जी, तो रीता जी, सबसे पहले हमें अपना परिचय दे दीजिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ। जी, मेरा जन्म तो वैसे पोर्ट ब्लेयर में हुआ जी, लेकिन मेरी जो पढ़ाई बचपन की, मेरा जो बचपन वहीं पे बीता कोलकाता में। मेरी प्राथमिक शिक्षा कोलकाता में ही हुई। उसके बाद मिडिल क्लास के लिए मैं यहाँ पर आ गई। माध्यमिक शिक्षा और हायर सेकेंडरी की कक्षाएं मैंने यहाँ पे प्राप्त की, कक्षाएं पास की। और इसके बाद यहाँ का जो स्थानीय कॉलेज है JNRM कॉलेज, वहाँ जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, वहाँ पे से मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन भी यहाँ से किया। और उन दिनों नाइट क्लासेस होती थी, तो मैंने मास्टर्स अंग्रेजी में यहीं से किया। इसके बाद मैं बीएड करने वहाँ चले गई भुवनेश्वर में। फिर जब मैं यहाँ लौट कर आई तो मुझे ईश्वर की कृपा कहें कि ज़्यादा बैठना नहीं पड़ा। मुझे जॉब मिल गया एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मुझे शौक था टीचिंग का, तो मुझे जॉब मिल भी गया। ये जो सेवा सौंपी गई थी उसको मैंने अच्छी तरह से निभाया। इसके बाद मुझे GTT के पद पे मैं रही 5 साल करीब जी। और इसके बाद फिर PGT, मेरा डिपार्टमेंटल प्रमोशन हुआ। मैं PGT बनी इंग्लिश की और मैंने करीब 20 साल एज PGT मैंने अपनी सेवाएं दी। और इसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ 2007 में। मैं वाइस प्रिंसिपल बनी और मेरी पोस्टिंग तब बाराटांग भी हुई। 2007 में जब मैं वहाँ पे काम कर रही थी, इसी समय बाराटांग में जब मैं काम कर रही थी, उसी समय डाइट में लेक्चरर की कुछ पोस्ट निकले थे, एडवर्टाइजमेंट आया था। तो इसे ईश्वर की ज़रूर कृपा कहूँगी। मैं सिलेक्टेड हुई और मैं फिर डाइट में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग आराचरामा जो है, JBT जिसे पहले कहा जाता था, वहाँ पे मैंने लेक्चरर की पोस्ट में करीब 4 या 5 साल तक काम किया। और फिर 2014 में मेरा प्रमोशन एज प्रिंसिपल स्कूल लाइन में मेरी पोस्टिंग हुई। इसके बाद फिर मैंने बाहर के अंतर्द्वीपीय स्थानों में काम किया और फिर मेरा रिटायरमेंट बॉय स्कूल से हुआ जी। इसके बाद फिर से मैं भगवान को लाख लाख धन्यवाद देकर ये कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे मन में काम करने का जो वो जुनून था वो तो था जी। और मैं स्वस्थ भी थी। रिटायरमेंट के बाद में मुझे अवसर मिला मुझे एज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरपर्सन बनने का। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से एक एडवर्टाइजमेंट निकला था, तो उसमें मैंने भर कर दे दिया, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बच्चों से मेरा मतलब उठना बैठना रहा है। मैं बच्चों को करीबी से जानती हूँ। तो मैंने और लकीली हम कहेंगे मैं बहुत सौभाग्यशाली थी कि मेरा सिलेक्शन एज चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लिए हुआ। यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बच्चे नीडी हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो बच्चे नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनको आवास की सुविधाएं, उनको शिक्षा की सुविधाएं, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं, हर तरह की सुविधाओं को क्या उनसे वो वंचित तो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों को काम करना पड़ता था और हम जाते थे निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। यहाँ पर जो करीब 16 चिल्ड्रंस होम हैं, अनाथालय हैं, वहाँ पे हम जाते थे और वहाँ के कार्यों को मॉनिटरिंग करते थे, निगरानी करते थे और उनको सजेशन देते थे। वहाँ के जो हेड थे, जो देख रेख करने वाले जो भी ऑफिसर्स थे, उनको हम हिदायतें देते थे या फिर उनको सजेशंस देते थे कि किस तरह से आपको ये चलाना है बच्चों के हित के लिए। तो ये मैंने 3 साल तक इसे निभाया और उसके बाद मेरा टेन्योर
ख़त्म हुआ। और इसी बीच में मुझे RGT स्कूल से ऑफ़र मिला। RGT स्कूल जो RGT रोड में स्थित है जी। पहले वो मिडिल क्लास तक था, बाद में वो सेकेंडरी भी हुआ है। तो वहाँ से मुझे मतलब काम करने का मौका मिला, वहाँ मुझे सेवाएं देने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि आज की तारीख में मैं एक शिक्षिका हूँ। वहाँ पर भी मैंने मतलब मैं पढ़ाती हूँ, अदर देन एक एज एकेडमिक कंसल्टेंट मैं वहाँ पे हूँ। लेकिन मेरा प्राइमरी जो ये है मतलब काम है वो बच्चों के साथ रहना, बच्चों को पढ़ाना। तो मुझे इसमें मतलब पैशन है मुझे टीचिंग का, पढ़ाने का। और इसके अलावा आज की तारीख में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्पेक्शन कमेटी में भी जुड़ी हुई हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की ओर से गठित एक कमेटी है। तो मैं अपने आप को फिर से भाग्यशाली मानूंगी कि मुझे मतलब आज की तारीख में भी बच्चों के साथ, उनके साथ रहना, उनकी ज़रूरतों को देखना, उनके साथ मिंगल होना, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जी, तो जैसा रीता जी आपने बताया अभी कि आपको पढ़ाना बच्चों को बहुत पसंद है, इसके अलावा और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? हाँ, जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा मैं गाना गुनगुना लेती हूँ। सुनने का बहुत शौक है, मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ, लोग कहते हैं। तो गाने सुनने के शौक हैं। और थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, आजकल मैंने लिखना शुरू किया। और ट्रैवल करने का मुझे बहुत शौक है। जी। और रीता जी, हमने ये भी सुना है कि आप रेडियो से भी जुड़ी रही हैं। हाँ, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। इसका तो मुझे जुनून था मीडिया से जुड़ने का। पहले से ही मैंने मतलब जैसे ही एडवर्टाइजमेंट निकला था, ये साल 82 की बात है, मुझे लगा 82 इतना याद नहीं आ रहा है। तो उस समय एडवर्टाइजमेंट निकला था इसका अनाउंसर के पोस्ट में। तो मैंने भर के दिया और मेरा सिलेक्शन एज अनाउंसर हो गया। फिर जब मैं अनाउंसमेंट का काम करने लगी यहाँ पे आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर में, उसी दौरान समाचार वाचिका के रूप में भी मैंने अपने आप को मतलब पेश किया, प्रस्तुत किया। तो ऐसा हुआ कि मैंने बताया कि इतना ज़्यादा शौक था मैं मतलब माइक से जुड़ने का या मीडिया से जुड़ने का कि मैं रात को अनाउंसमेंट का काम समाप्त करके अगले दिन मैं समाचार पढ़ा करती थी। और उसमें क्या आनंद और क्या उल्लास। तो ये कहते हैं ये भी, इसका भी मुझे पैशन था। तो ये दोनों काम मेरे साथ, मेरे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने रिटायरमेंट तक करीब 30 सालों तक एज समाचार वाचिका के रूप में, प्रादेशिक समाचार वाचिका के रूप में मैंने काम किया, अपनी सेवाएं दी और बड़ा मुझे आनंद हुआ इस काम को करके। तो जब आप शिक्षिका थी, मतलब दोनों एक साथ आप बैलेंस कर रही थी, शिक्षिका भी थी और आप यहाँ पर भी मीडिया से भी जुड़ी हुई थी। जी, तो इसके अलावा आपने कुछ यादगार अनुभव के बारे में हमें बताइए, जो कभी बच्चों, जैसे आपको बच्चे के बीच में रहना पसंद है, तो कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको याद रह गया हो? देखिए, सभी पल यादगार होते हैं, खासकर बच्चों के साथ बिताए गए पल जो हैं। कुछ कुछ बातें तो मुझे याद आ रही हैं। जैसे जब मैं रंगत में मैं प्रिंसिपल थी जी, और जब मैं वहाँ से आई, जब मैं पोर्ट ब्लेयर आ रही थी, तो मुझे अभी भी आज भी मैं मतलब ये दृश्य मैं भूल नहीं पा रही हूँ कि बच्चे सब इतना रोने लगे, इतने भावुक हो गए। और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ड्राइंग शीट में बच्चों ने, मतलब ड्राइंग शीट से भी बड़ा डबल ड्राइंग शीट में सभी बच्चों ने, जैसा सिग्नेचर कैंपेन होता है ना, जी, वैसे सब ने अपने अपने कमेंट्स, विशेस लिखकर मुझे वो दिया। मैंने आज भी उसे संभाल के रखा है। मुझे लगता है वो मेरे मतलब ये मेरा एक अचीवमेंट है, मेरी उपलब्धि है और एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो आज भी उन बच्चों से आप जुड़ी हुई हैं? हाँ, कभी कभी बात होती है उनसे? हाँ, बिल्कुल। ये जो यादगार पल की बात आप पूछ रहे हैं जी, तो ये बच्चे मुझे आज भी याद करते हैं। आज भी उनका फ़ोन कॉल आता है, जब वो आते हैं वो यहाँ मुझसे ज़रूर मिलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, फ़ख्र लगता है कि मेरे बच्चे इतने अच्छे अच्छे पोस्ट में आसीन हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वो जब मुझे मेरे चरण को स्पर्श करते हैं तो मुझे लगता है मैं आई एम द बेस्ट सोल ऑन अर्थ।
जी, तो शिक्षिका ही बनना आपका सपना था या फिर कुछ और? हाँ, ये आपने सही कहा, सपना था। अच्छा। सपना था। मुझे याद है जब मैं बीएड करने के लिए आरआई भुवनेश्वर जा रही थी तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा, एक बार तुम सोच लो, यहाँ पे जब तुम टीचिंग का जॉब करोगी ट्रांसफर तुम्हारा बहुत होगा, तुम्हें सारे आइलैंड्स घूमने होंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो पढ़ना है, क्योंकि बचपन में मैंने अपने भाई बहनों को पढ़ाया। मतलब मैंने कहा ना कि ये शौक बचपन से था पढ़ाने का, शिक्षण का। और मैंने अपने बहनों को भी मतलब पढ़ाई, दोनों दिनों ट्यूशन तो होती नहीं थी, ट्यूशन की सुविधा, मैंने अपने बहनों को भी मैंने पढ़ाया करती थी। और मेरी माँ टीचर थी, तो मैंने माँ कभी कभी बोलती थी, उनका जो वीकली डायरी होता था उसमें थोड़ा लिख दो, नाम लिख दो, ये कर दो। तो उसी समय से मुझे लगता है कि कुछ वो एक हाँ इसके प्रति रुझान, इंटरेस्ट पैदा होने लगा। तो और धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं टीचर ही बनूंगी, और बाद में टीचर बनी। जी, तो आपके हिसाब से और शिक्षिका में क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छी शिक्षिका में? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका छात्र होता है, और एक शिक्षक को पैशनेट होना चाहिए, पढ़ाने का जुनून, पढ़ाने की इच्छा, डिजायर, वो चीज होनी चाहिए। जब तक टीचर में पढ़ाने के प्रति उत्सुकता या जुनून जिसे कहते हैं, क्रेज, वो ना हो, तब तो टीचर बनना व्यर्थ है। क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो एक टीचर को फेस करने होते हैं। तो वो अगर उसमें ये जुनून रहता है, तो जुनून का अर्थ क्या है? जिस काम को करने के बाद आदमी थकता नहीं, बार बार करने का मन करता है, इंटरेस्ट। तो टीचिंग प्रोफेशन के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खूबी है। और हम कहेंगे कि एक टीचर को सक्षम होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। जितने भी बदलाव जो आसपास हो रहे हैं, पूरे विश्व में हो रहे हैं, उसे वो खुद जाने, ताकि वो बच्चों तक उसे ट्रांजैक्ट कर सके, उसे बता सके और बच्चों को अपडेट करते रहे। इसके अलावा देखिए, एक साधारण शिक्षक सिर्फ पढ़ाता है, लेकिन एक श्रेष्ठ शिक्षक ज्ञान देने के अलावा उसकी जो बहुआयामी अनुभव है, उससे एक चरित्रवान और प्रतिभावान पीढ़ी का निर्माण करता है। तो ये मेन डिफरेंस है। जी, तो और ये टीचर और जो स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो कैसा होना चाहिए और कैसे उसकी नींव रखी जाती है? देखिए, आपने सुना होगा, एक टीचर गुरु होता है, एक आदर्श होता है अपने बच्चे के लिए। कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद मिलो दे आए। तो देखिए, एक शिक्षक गुरु के रूप में वो मतलब ईश्वर से कहता है, ईश्वर का परिचय कराता है। जब छात्र उससे पूछता है कि ये कौन है, ये सज्जन या जो भी हो, तब गुरु कहते हैं कि ये ईश्वर है हमारे। मतलब गुरु की, हमारे भारतीय शास्त्र में तो गुरु की महिमा अपरंपार है। तो वही जो है ईश्वर का परिचय कराता है। एक टीचर गाइड होता है अपने बच्चे के लिए, रोल मॉडल होता है, मेंटोर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मतलब बच्चों का माता पिता भी होता है। माँ बाप के यहाँ से बच्चे घर छोड़ के जब स्कूल आता है, 6 घंटे रहता है, तो वो पूरी जिम्मेदारी टीचर उसे लेता है। वो माँ बाप भी बनता है, वो कभी मतलब गुरु भी बनता है, हर तरह के रोल उसे निभाने होते हैं, कभी शिक्षक भी बनता है। तो बड़े प्यार के साथ, सहानुभूति के साथ, और मतलब हम तो ये कहेंगे कि टीचर और बच्चे के बीच का जो डेस्क है वो उतनी भी दूरी नहीं होनी चाहिए, उनका रिलेशनशिप इतना मतलब क्लोज है, हाँ, दृढ़ होना चाहिए। और रीता जी, अपनी उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए ताकि वो अच्छे से और विस्तार से आपके बारे में जान सकें। उपलब्धियां जो हमें खुशी लाती है और लोगों को अवसर मिलते नहीं हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि ईश्वर का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्हें हमेशा मुझे अवसर दिया बच्चों के साथ रहने का। मैंने बताया आपको कि मैं जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में मैं काम कर रही थी, तो उसी दौरान कोरोना हुआ, पैंडेमिक जी। तो उस समय हमारे जो दायित्व बढ़ गए थे, आपको तो पता होगा, बुरा हाल था अंडमान का भी, अन्य जगह की तरह। और ये बच्चे जो है, ताकि इनको
मतलब इन सब से, ये सब पेंडेमिक से बचाए कैसे रखा जाए, इसके लिए इनका दौरा बार बार करना, उनको कोई तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये सब हम लोग जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से देखती थी और से सुनिश्चित करती थी। तो ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने किया। और इसके चलते क्या हुआ, किसी बच्चे को मतलब कोविड नहीं हुआ, तो ये बच्चे जो है सुरक्षित रहे। और उपलब्धि की बात कहें तो एक मुझे जो टीचिंग का जॉब मिला, मुझे क्या लगता है ये तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने बताया कि बच्चों को जो हम सेवाएं दे रहे हैं आज की तारीख में भी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं खुश होती हूँ उनको देखकर जब वो आते हैं, मिलते हैं। और रीता जी, आपका इन द्वीपों में कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई है और वहाँ पे कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, ये फिर से मैं भगवान को धन्यवाद देने के साथ साथ कहती हूँ कि शुरू में जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मेरा तबादला बाहर हुआ नहीं, सिर्फ फरारगंज। हालांकि उन दिनों फरारगंज काफ़ी दूर ही माना जाता था क्योंकि वहाँ पे बोट से सफ़र करना होता था। सुबह के समय हम निकलते थे, तब बच्चे कुछ महीने के थे और मेरे ट्विंस सन्स थे, तो मुझे बाहर निकलना होता था। सुबह के समय जल्दीबाजी में बच्चों को टाइनी टॉट एक क्रैश होता था, वहाँ रख के भागती थी मैं बोट पकड़ने। अक्सर बोट छूट जाता था, फिर चाथम जाकर वहाँ से मतलब बोट अवेल करके जाना होता था। अक्सर प्रिंसिपल्स की मतलब डांट भी सुनने को मिलती थी। तो इस तरह से किसी भी तरह समय गुजरा, मतलब मेरा ये बोलना है। और वापस जब लौटते थे हम तब करीब 5:30-6 बजे 6 बज जाता था, शाम हो जाती थी। तो चुनौतियां तो थी ही, लेकिन बस करते गए काम। चुनौतियों का सामना भी करते रहे, उन्हें हटाते भी रहे, उनको सॉल्व भी करते रहे। और फरारगंज के बाद में मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ, तब मेरे बच्चे क्लास 12th में थे, प्रमोशनल ट्रांसफ़र हुआ ओरल कच्चा स्कूल में पाराटांग में। तब भी मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। तो काम तो करना है मुझे, एक कोऑर्डिनेशन तो बनाना है घर और स्कूल में भी बच्चे हैं, उनसे भी वो भी हमसे बहुत सारी आशाएं रखते हैं। तो हो गया, काम हो गया। हाँ, यही जिसे आपने बताया कि वर्क लाइफ और जो आपकी घर की, जो उसको आपने कैसे बैलेंस किया और घर वालों का कैसा सहयोग रहा इसमें? हाँ, घर वालों का सहयोग तो हम कहेंगे, अगर उनका सहयोग नहीं होता, ये मेरी ताकत है जी। तो अगर इनका सहयोग नहीं होता तो शायद इतना आगे मैं नहीं बढ़ पाती जी। सारे काम, मैं एक सफल शिक्षक नहीं हो पाती। तो घर वालों का बराबर साथ रहा। मेरे पतिदेव बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा सहयोग करते थे, सपोर्टिव रहे हैं। और मतलब अगर मैं 2:30 बजे उठूंगी, जब मेरा रंगत में तबादला हुआ था तो मुझे 2-2:30 बजे उठना होता था। सुबह 4 बजे की बस थी, तो सुबह वो भी मेरे साथ, हम कई बार मना करते थे कि आप सो, लेकिन वो भी मेरे साथ उठेंगे, दोनों फटाफट खाना वाना बना के। प्लानिंग हम लोगों की बहुत अच्छी होती थी, हम दोनों का जो ये था कोऑर्डिनेशन बहुत सुंदर था। तो मैं ये कर लूँगा, तुम ये कर लो, इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को निभाया। और मेरा जो समय था बाहर द्वीपों में या फिर बाहर जो नौकरी करने का, लगभग ठीक था, क्योंकि इनका सपोर्ट था। बिना इनके, और इतना नहीं, स्कूल में भी मेरे कोलीग्स थे, जितने भी टीचर्स वहाँ पे थे, प्रिंसिपल्स जो थे, उनका भी बहुत ही मुझे सपोर्ट मिला, जिस वजह से मतलब मुझे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा जी। और रीता जी, आपके हिसाब से पहले के एजुकेशन सिस्टम में और अब में क्या चेंजेस है? हाँ, इससे शिक्षा नीति 2020। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इन दिनों नई शिक्षा नीति जो है 2020 वो बहुत चर्चा में है। नई शिक्षा नीति करीब 34 सालों के बाद ये नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन हो चुका है, मतलब शुरू हो गया है, लागू हो चुकी है। और पहले मुझे याद है 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राजीव गांधी तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, और तब के बाद आफ्टर 34 ईयर्स 34 सालों के बाद ये बदलाव देखने को मिला है। और काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद
नई शिक्षा नीति को अंजाम दिया गया। और इसमें खास बातें कुछ मैं बताना चाहूँगी। नई शिक्षा नीति में कुछ बातें हैं जो बहुत अहम हैं। पहले आपको भी याद होगा, शायद आपने भी पढ़ाई की होगी, 10+2 शिक्षा प्रणाली होती थी, 10+2 वाली। लेकिन अब वो 10+2 हटकर अब पूरा जो शिक्षा प्रणाली है, स्कूली एजुकेशन जो है, स्कूली शिक्षा, वो 4 स्टेज में, 4 स्तर में, 4 श्रेणियों में उसे बांट दिया गया है। वो है आपका 5+3+3+4, 5+3+3+4। तो इस तरह से हो गया। पहले के जो 5 साल है वो फाउंडेशनल स्टेज होंगे। इसमें शुरू की जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, जिसे हम कहते हैं नर्सरी, LKG और UKG, ये 3 साल हुए। और इसके साथ पहली और दूसरी, ये 5 साल का जो एक पूरा स्टेज जो है, श्रेणी जो है, इसे एकदम अलग कर दिया गया है। इस पर सरकार सबसे ज्यादा जोर उसने दिया है, सरकार ने दिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फाउंडेशन अगर हमारा स्ट्रांग नहीं है तो हम ऊपर भवन बनाने का हमारा कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो चरमराएगी। तो इसलिए फाउंडेशन को बहुत मजबूत सरकार ने किया है। करिकुलम उसका बन गया है। और बच्चे जो हैं 3+ से इनका एडमिशन होगा। जब बच्चा 3+ अगर हो जाता है मार्च 31 को, तो बच्चा 3+ में नर्सरी में एडमिशन के योग्य माना जाएगा। और फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों को पढ़ाया क्या जाएगा, बच्चा खेल खेल में सीखेगा सारी चीजें। और खास जो है मेन 2 सब्जेक्ट्स विषय होंगे। एक तो लैंग्वेज, जिसमें एक मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, और आपका दूसरा होगा संख्यात्मक ज्ञान, जिसे हम कहते हैं न्यूमरेसी। तो इसका नाम ही हो गया है, श्रेणी का नाम हो गया है फाउंडेशनल FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN इसे शॉर्ट में यही कहा गया है। इसके बाद कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5वीं तक प्रिपरेटरी स्टेज है। उसमें बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है कि कैसे वो मिडिल क्लास या सेकेंडरी कक्षाओं को फेस करें, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। तो ये हो प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। इसके बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक 3 साल, ये हुआ आपका माध्यमिक, जो मिडिल श्रेणी है वो होगी। और अंत में सेकेंडरी स्टेज होगा, जो 9वीं से लेकर 12वीं तक होगा। अभी तक हम लोग क्लास 11th और 12th को सीनियर सेकेंडरी कहते थे, लेकिन अब इसे हम सेकेंडरी का दर्जा देंगे, क्योंकि 9वीं से लेकर शुरू होता है 12वीं तक का ये 4 साल का जो बच्चों की जो पढ़ाई है। तो इस तरह से वो 5+3+3+4+, तो इस तरह की नई शिक्षा प्रणाली में ये तब्दीली आई है। इसके बाद एक जो मुख्य कारण है, पहले की शिक्षा प्रणाली में रोट मेमोरी वाली बात आती थी कि बच्चा रटता था और लिख देता था, मगअप करके लिख देता था। और क्वेश्चंस पे एग्जाम्स वगैरह में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन अब नई शिक्षा प्रणाली में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाएगा। मतलब बच्चों को रोट मेमोरी से हटकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर उन्हें मतलब उसका ज्ञान दिया जाएगा। अब कॉम्पिटेंसी मतलब योग्यता, क्षमता के विकास का काम किया जाता है। और यहाँ पे बच्चा जो है मतलब उस चीज को, जो भी चैप्टर है, और जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही ध्यान दिया जाएगा, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स भी बच्चों को जानकारी दी जाएगी। और ये देखा जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत कि बच्चे में ज्ञान के अलावा वो बच्चा समझता है कि नहीं चीज को अच्छी तरह से, और वो उसे बाद में अप्लाई कर सकता है कि नहीं, कहाँ, अपने रियल लाइफ सिचुएशन में। क्योंकि जनरली क्या होता है, किताबी जो भाषा, जो चीजों, जो कंटेंट हम पढ़ते हैं, उसको हमें रियल लाइफ में अप्लाई करना है। तो इससे पहले शायद कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी। तो इस चीज को बहुत ध्यान दिया गया है कि बच्चा जो है सीखेगा, और सीखने के बाद बच्चे को इस तरह से सक्षम किया जाएगा कि बच्चा इसी एजुकेशन को, इसी शिक्षा को जो क्लासरूम में पढ़ता है, वो बाहर की दुनिया में उसके साथ कितना वो जोड़ सकेगा। एक और बात इसमें है कि बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की जो बात है, ये इसमें बहुत ज्यादा फोकस की गई है। हर बच्चा अपने भारतीय संस्कृति को जाने, सांस्कृतिक, हमारा जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, इनको जाने।
और उसके संरक्षण के लिए काम करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत के इतिहास, भारत का जो साहित्य है, भारत की जो कलाएं हैं, यहाँ का जो रहन सहन है, सबके बारे में बच्चों को, हर बच्चे को जानना चाहिए। तो इस पर बहुत जोर दिया गया है। बहुत सारी बातें हैं जिसमें एक और हम ये भी कहना चाहेंगे, पहली से लेकर 5वीं तक मातृभाषा पर या फिर क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया है, क्योंकि ये कहना है कि बच्चा अपनी भाषा में जितनी अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है अपनी बातों को, अपने मन की बातों को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, उतना वो किसी और भाषा में नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं अंग्रेजी की शिक्षिका रही हूँ, मैंने इसे झेला है, मैंने देखा है कि बच्चे जो है सेकंड लैंग्वेज होने के नाते, फॉरेन लैंग्वेज होने के नाते अंग्रेजी को उतना आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं जितना पाते हैं जितना कि वो अपने मदर टंग को करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि शुरू की कक्षाओं में मदर टंग पर, वर्नाक्यूलर स्टडीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये कुछ मेन बातें हैं जी। और रीता जी, अब आखिर में आप हमारे द्वीपवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, एक किसी शायर ने ये शेर कही है जी, सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, चलना है तो तुम चल पड़ो। सफर में धूप तो होगी, चलना है तो चल पड़ो। भाई सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चल पड़ो। कभी किसी के वास्ते रास्ते कहाँ बदलते हैं, कभी किसी के वास्ते रास्ते कहाँ बदलते हैं। जो तुम अपने आप को बदल सको तो चल पड़ो। मेरा ये कहना है कि जिंदगी तो बेड ऑफ रोजेस नहीं है जी, और काफी सारी चुनौतियां हैं, दुख है, सुख है, धूप है, छांव है। तो हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। और एक शिक्षक होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि शिक्षक बहुत तकदीर वालों को ही ये पेशा मिलता है, ये जॉब मिलता है। तो उसे समर्पण की भावना से करें और खूब डेडिकेशन के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम को अंजाम दें। और दूसरी बात जो मैं हर एक को कहना चाहूंगी वो है कि अपने परिवार का साथ दें, परिवार के साथ रहें, उनको समय दें। क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चों को बिगड़ते हुए जब परिवार उनके साथ नहीं रहते हैं। जी जी, रीता जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी और आपके जीवन से जुड़ी कई आपने अनुभव अपने हमारे साथ शेयर करे। ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपवासियों ने इससे कुछ शिक्षा ली होगी और ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे अपने जीवन में आगे जाकर। तो हमारे दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम यादों के झरोकों से की इस कड़ी में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में उपस्थित होंगे एक नई अतिथि के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।